आज हम देखेंगे मटेरियल इश्यू प्रोसीजर। मटेरियल इश्यू प्रोसीजर हमारा चल रहा था मटेरियल कॉस्टिंग में हम इन्वेंट्री कंट्रोल्स देख रहे थे। उसमें आज देखेंगे मटेरियल इश्यू प्रोसीजर। हमने मटेरियल में देखा कि मटेरियल परचेज होके कहाँ आता है, स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास। मटेरियल कहाँ रखा होता है, स्टोर्स डिपार्टमेंट के पास, और उसका रिक्वायरमेंट किसे है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को फ्लोर पे है। ठीक है, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को स्टोर से मटेरियल कैसे मिलेगा? कोई भी चिंटू मिंटू पॉन्टू जाके बोलेगा सर हमें इतना मटेरियल चाहिए, हे स्टोर्स डिपार्टमेंट मुझे 1 टन लोहा दे दे, हे स्टोर्स डिपार्टमेंट मुझे इतना इतना केबल दे दे, तो स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला निकाल के दे देगा क्या? स्टोर्स डिपार्टमेंट वाले को कोई भी एरा गेरा नत्थु गेरा आके कहता है कि मुझे 500 लीटर ऑयल चाहिए, स्क्रू चाहिए, बैरल चाहिए, तो ये कोई स्टोर्स डिपार्टमेंट वाला ऐसे ही निकाल के दे देगा क्या? या उसे लगेगा कुछ प्रॉपर ऑथराइजेशन चाहिए ना, कि कोई स्पेसिफिक पर्सन आए तो ही देगा। मतलब उसे पता होना चाहिए, जेन्युइननेस चाहिए होनी चाहिए कि वो जिस इंसान को इशू कर रहा है उसे उस चीज़ की सही में ज़रूरत है या नहीं, वो ऑथराइज्ड पर्सन है या नहीं। होता क्या है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़ा बिजनेस है, तो कोई भी इंसान आके स्टोर से अगर इशू करा लेता है तो उसमें चांसेस क्या है कि उसे ज़रूरत ना हो फिर भी इशू करा ले रहा है। जहाँ पे 100 kg मटेरियल लगना है वहाँ वो 150 kg ले रहा है, 110 kg ले रहा है, कुछ एम्बेजलमेंट हो रहा है, ज़्यादा इशू करा के घर ले जा रहा है। तो ये स्टोर्स डिपार्टमेंट की जवाबदारी है कि वो ऑथराइज्ड पर्सन को ऑथराइज्ड काम के लिए ही प्रॉपर ऑथराइजेशन पे ही मटेरियल इश्यू करे, है ना। मटेरियल सही इंसान को सही अथॉरिटी के साथ और सही क्वांटिटी में सही क्वालिटी का मटेरियल इश्यू करना, ये किसकी ज़वाबदारी है? ये स्टोर्स डिपार्टमेंट की। तो अब देखेंगे ये पॉसिबल कैसे है। और जनरली हमने देखा था फीफो लीफो एवरेज मेथड, तो जो स्टोर्स कीपर की एक जवाबदारी और ये है कि उसने फीफो मेथड पे गुड्स इश्यू करने चाहिए। कैसे? फीफो मेथड पे, मतलब जो पहले मटेरियल रिसीव हुआ था हमें वो पहले इशू करना चाहिए। एल्स क्या होगा, अगर वो लीफो कर रहा है या जो पहले लिया था वो नीचे दब गया है और उसके बाद नया मटेरियल उसके ऊपर फ्रेश स्टॉक आते जा रहा है और वो फ्रेश स्टॉक में से अगर इशू कर रहा है, अगर फ्रेश स्टॉक में से इशू हो रहा है तो उससे होगा कि जो सबसे पहले हमने मटेरियल खरीदा था वो एक्सपायर हो सकता है या उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है। जैसे ये मान लीजिए हमारे घर में आटे का डिब्बा होता है, तो आटे के डिब्बे में जो आटे का डिब्बा होता है, आटे के डिब्बे में अपन आटा भरते हैं। ठीक है, आटा अपन ने भरा, अब आटा जब ख़त्म हो रहा है तो हम पूरा ख़त्म करते हैं ना, उसे पूरा ख़त्म करने के बाद ही हम नया आटा फिल करते हैं उसमें। पूरा आटे का डिब्बा ख़त्म होने के बाद ही हम उसमें नया आटा फिल करते हैं। ऐसा क्यों? अगर ख़त्म नहीं करते हैं, मान लीजिए इतना आटा उसमें बचा है, आज के डेट में इतना आटा बचा है, ठीक है, इतना आटा बचा है, हमने नया आटा फिल कर दिया, फिर पूरा फुल हो गया वो। ठीक है, नया आटा फिल किया, पूरा फुल हो गया। अब दोबारा से हमने ख़त्म हो रहा है, इतना आटा बचा है, हमने फिर से नया आटा फिल कर दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि जो नीचे का आटा है ये तो ऐसे कि ऐसा ही इंटैक्ट रह जा रहा है। मतलब ये क्या है, इसके ख़राब होने के, एक्सपायर होने के चांसेस ज़्यादा है, डिटोरिएशन के चांसेस ज़्यादा है, तो इसलिए स्टोर कीपर की जिम्मेदारी है उसने फीफो बेसिस पे इशू करना चाहिए। ही शुड इशू द मटेरियल ऑन फीफो मेथड और बाय फीफो बेसिस। ठीक है, अब इशू किसे करना है? तो प्रॉपर मटेरियल रिक्विजिशन नोट होनी चाहिए। ये हमने पहले ही देखा था। हमने जो डे 3 पे जो परचेस की प्रोसीजर देखी थी उसमें देखा था कि प्रोडक्शन, देखो सबसे पहले क्या था, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, वो क्या देता था, बिल्स ऑफ मटेरियल किसे देता था, एक स्टोर्स डिपार्टमेंट को और एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। एंड अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब मटेरियल रखता था वो क्या इशू करता था, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। वो क्या रेज करता था, मटेरियल रिक्विजिशन नोट के बेसिस पे स्टोर्स डिपार्टमेंट मटेरियल इशू कर रहा था, किसे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। अच्छा, स्टोर कीपर इसके साथ साथ एक और कर रहा था ना, स्टोर कीपर इंश्योर करता था क्या
कि जो मटेरियल रिक्विजिशन नोट है वो प्रॉपर प्रोडक्शन इंजीनियर है उसी ने बनाया है क्या, उस पर उसका सिग्नेचर है क्या, क्वांटिटी जो दिया है, जैसे कि बिल्स ऑफ मटेरियल में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने बोल दिया था कि आपको 100 kg एल्यूमिनियम लगेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने जो मटेरियल रिक्विजिशन नोट दिए उसमें भी 100 kg ही होना चाहिए, उसमें 110 kg नहीं होना चाहिए। मतलब स्टोर्स कीपर का एक काम और ये है कि जो बिल्स ऑफ मटेरियल किसने, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने इशू किया था, उसके साथ मटेरियल रिक्विजिशन नोट टैली करना है ना, उसे चेक करना है कि एक्चुअल में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने तो 100 kg का रिक्वायरमेंट बताया था, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो 110 kg ले रहा है, ये गलत है। तो उसे चेक करना है, क्या मटेरियल रिक्विजिशन नोट को बिल ऑफ मटेरियल के साथ साथ कंपेयर भी करना है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया हमारा। पहला पॉइंट हमने देखा कि स्टोर्स कीपर मटेरियल रिक्विजिशन नोट पर ही देगा। मटेरियल रिक्विजिशन नोट मतलब क्या होता है, नॉर्मल एक अपना स्लिप जैसा होता है, उसमें लिखा होता है डिपार्टमेंट का नाम, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसमें लगे तो बिल्स ऑफ मटेरियल का क्रॉस रेफरेंस दे सकते हैं, डेट होता है और किस प्रोडक्ट के लिए हम लेने वाले हैं वो सारी डिटेल्स होती है इस पर, ओके। अब देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल। ये भी हमने देखा था कि अब जैसे कि हमारे फैक्ट्री में ये हमारा स्टोर्स डिपार्टमेंट है, स्टोर्स, यहाँ पे प्रोडक्शन ए बी सी डी ऐसे हमारे डिपार्टमेंट से समझो। यहाँ पे ऑफिस है, एचआर है, कैबिन है, ये सब ऐसी फैक्ट्री है, हमारा फैक्ट्री का लेआउट कुछ ऐसा है या कैसा भी हो। तो मान लीजिए डी डिपार्टमेंट ने कोई बल्की मटेरियल इशू करवाया था, डी डिपार्टमेंट ने कोई बल्की मटेरियल इशू करवाया था, ठीक है। अब हुआ यूँ कि डी डिपार्टमेंट ने 100 kg का मटेरियल लिया था, कौन सी बेसिस पे लिया, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, है ना। मटेरियल रिक्विजिशन नोट के जरिए उसने 100 kg मटेरियल लिया, लेकिन जिस जॉब के लिए उसने लिया था वो जॉब कंप्लीट होने के बाद उसके पास 20 kg मटेरियल बचा है। 20 kg मटेरियल बचा है, कौन सा मटेरियल था, एल्यूमिनियम था। क्या था, एल्यूमिनियम था। अब ये 20 kg उसका काम क्या है, उसने स्टोर्स को वापस लौटा देना है ना, स्टोर्स को वापस लौटा देना चाहिए। लेकिन डी डिपार्टमेंट के बाजू में ही सी डिपार्टमेंट है, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सी है और उसे भी एल्यूमिनियम चाहिए। तो आपको क्या ये सही लगता है क्या कि पहले डी डिपार्टमेंट ने यहाँ स्टोर्स में देना चाहिए, फिर सी डिपार्टमेंट ने स्टोर से लेना चाहिए, है ना। हमारा ही फैक्ट्री का लेबर का वर्क बढ़ रहा है, तो इसलिए क्या होता है ऐसे केस में, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या होगा, डी डिपार्टमेंट सी डिपार्टमेंट को दे देगा, क्या करेगा, डी डिपार्टमेंट सीधा सी डिपार्टमेंट को दे देगा, किसके ज़रिए, ट्रांसफ़र नोट के ज़रिए, किसके ज़रिए, ट्रांसफ़र नोट के ज़रिए। ये जनरली कब होता है कि मटेरियल बहुत बल्की है हो या ब्रिटल मटेरियल हो, मतलब जिसको हैंडलिंग में तकलीफ हो, कांच का है कि जिसे हम यहाँ से वहाँ ले जाएंगे फिर वापस लाएंगे तो हैंडलिंग के ज़रिए उस पर टूट फूट हो सकती है। तो ऐसे मटेरियल के केस में हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते। कैसे, बल्की मटेरियल हो, हैवी मटेरियल हो, ब्रिटल हो, या ऐसे कुछ रीजंस की वजह से हम क्या करते हैं, मटेरियल रिटर्न न करते हुए डायरेक्ट दूसरे डिपार्टमेंट को हम ट्रांसफ़र कर देते। तो ट्रांसफ़र कैसे करेंगे हम, ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल कैसे करेंगे, मटेरियल ट्रांसफ़र नोट के ज़रिए। कैसे करेंगे, मटेरियल ट्रांसफ़र नोट के ज़रिए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, हमने पढ़ा था कि स्टोर्स डिपार्टमेंट मटेरियल रिक्विजिशन नोट के ज़रिए मटेरियल इशू करता है। इसी के साथ साथ हमने स्टोर्स लेजर में पढ़ा था जो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मेंटेन करता है कि 100 kg ऑफ एल्यूमिनियम किसने लिया था, डिपार्टमेंट डी ने। किसने लिया था, डिपार्टमेंट डी ने। तो डिपार्टमेंट डी को कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने क्या किया था, डिपार्टमेंट डी को 100 kg एल्यूमिनियम से डेबिट कर दिया था, मतलब उतना खर्चा डिपार्टमेंट डी के नाम पे उन्होंने लगा दिया था। अब डिपार्टमेंट डी के पास सरप्लस बच गया, लॉजिकली क्या होना था, डिपार्टमेंट डी के पास सरप्लस बच गया तो डी ने दोबारा से स्टोर्स डिपार्टमेंट को दे दिया। तो स्टोर्स डिपार्टमेंट ने जो पहले डेबिट किया था कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने, अब उतना जितना रिटर्न आया उतना क्रेडिट कर देना चाहिए। जैसे कि अब ये डिपार्टमेंट डी है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की बुक्स में क्या होता है, डिपार्टमेंट डी, ठीक है। अब वो क्या लेके गए, 100 kg एल्यूमिनियम लेके गए, मान लीजिए 100 रुपीज़ का ही है, ठीक है। तो इतना डिपार्टमेंट डी को उन्होंने डेबिट कर दिया। अब ये 100 में से 20 उनके पास बच गया है,
तो 20 वो अगर स्टोर्स को देते थे तो स्टोर्स वाला 20 kg से उन्हें क्रेडिट कर देगा, है ना। मतलब नेट इफेक्ट कितना हुआ, 80 से डेबिट हुआ। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल रिटर्न नहीं कर रहे, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र कर रहा है तो उसका रिकॉर्ड कहीं बिन कार्ड पे या स्टोर्स लेजर में आ रहा है क्या? नहीं, क्योंकि स्टोर्स वाले ने तो एक बार इशू कर लिया, बाहर आप लोगों ने आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया, तो उससे स्टोर्स डिपार्टमेंट को कुछ लेना देना है क्या? नहीं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को लेना देना है। तो ऐसे में जो मटेरियल ट्रांसफ़र नोट होता है उसका एक कॉपी कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास भी जाता है, ताकि कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट डी डिपार्टमेंट को क्रेडिट करे और सी डिपार्टमेंट को उतना यूनिट से डेबिट करे, सी डिपार्टमेंट को उतने यूनिट से डेबिट करे। ठीक है। एक और देख लेते हैं, नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ मटेरियल। रिटर्न ऑफ मटेरियल वही है कि अगर डी डिपार्टमेंट के पास कोई मटेरियल आ रहा है 100 kg और उसे यूज़ नहीं है, 20 kg सरप्लस बच रहा है और किसी और डिपार्टमेंट को भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो क्या बी डिपार्टमेंट खुद के पास रखेगा क्या? नहीं, वो क्या करेगा, स्टोर्स को रिटर्न कर देगा। मतलब यही हमारा केस है, इसमें सी को रिक्वायरमेंट नहीं है, सी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे केस में डी क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ऐसे केस में डी क्या करेगा, डी डिपार्टमेंट क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है। एनी सरप्लस मटेरियल लेफ्ट ओवर ऑन द कंप्लीशन ऑफ अ जॉब शुड बी प्रॉम्प्टली हैंडेड ओवर टू द स्टोर्स कीपर फॉर सेफ एंड प्रॉपर कस्टडी, है ना। अब जब रिटर्न करते हैं हम, जैसे कि सेल्स रिटर्न करते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट नोट इश्यू करते हैं। उसी तरह शॉप क्रेडिट नोट आएगी, क्या आएगा, शॉप क्रेडिट नोट इश्यू होगा, या फिर स्टोर्स डेबिट नोट, शॉप क्रेडिट नोट या स्टोर्स डेबिट नोट हम इशू करेंगे। ठीक है। तो हमने देखा कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट मटेरियल रिटर्न करता है तो वो क्या करेगा, क्रेडिट नोट के जरिए मटेरियल रिटर्न कर सकता है, उसके बाद सरप्लस बच गया या उसे अब यूज़ नहीं है, तो ऐसे सिनारियो में मटेरियल रिटर्न भी कर देंगे। ठीक है। शॉप क्रेडिट नोट स्टोर्स कीपर के पास एक कॉपी जाएगी, क्योंकि उसे उसके स्टॉक में ऐड कर देना पड़ेगा, मतलब इनपुट हो गया उनके लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के लिए जाएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास जाएगी, क्यों, क्योंकि उन्हें क्रेडिट करना पड़ेगा, है ना, खर्चा रिवर्स करना पड़ेगा। और एक डिपार्टमेंट रिटर्निंग, जो डिपार्टमेंट डी इसे वापस लौटा रहा है, एक कॉपी उसके पास रहेगी। तो एकदम सिंपल सा कंसेप्ट था। इसमें हमने देखा मटेरियल का इशू प्रोसीजर क्या होता है। सबसे पहला मटेरियल चाहिए तो क्या कैसे मिलेगा, प्रॉपर ऑथराइजेशन पे। प्रॉपर ऑथराइजेशन मतलब बिल, मटेरियल रिक्विजिशन नोट पे, मटेरियल रिक्विजिशन नोट पे क्वांटिटी क्वालिटी सब लिखा होना चाहिए, किसने बनाया है वो नोट वो होना चाहिए, प्रॉपर सिग्नेचर होना चाहिए। स्टोर्स कीपर का काम है जो बिल्स ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने दिया था उसके साथ इसे कंपेयर भी करेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने देखा था मटेरियल ट्रांसफ़र फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अदर डिपार्टमेंट। मटेरियल ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, अगर हमारे पास एक्सेस मटेरियल है तो हम स्टोर्स को रिटर्न कर रहे थे, लेकिन रिटर्न करते टाइम हमें पता चला कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट को भी इसकी ज़रूरत है, तो हम हमारा बेफिजूल में ट्रांसपोर्टेशन नहीं बढ़ाएंगे फैक्ट्री के अंदर ही। ठीक है। डायरेक्टली एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसा जनरली कब होता है, जब मटेरियल बल्की हो, ब्रिटल हो, या ऐसे सिनारियो में हम ये मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है। अब इसमें ट्रांसफ़र नोट कौन किसको देता है, डी डिपार्टमेंट सी को भी देगा, और एक नोट वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को देगा। क्यों देगा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, क्योंकि डी डिपार्टमेंट को 100 kg से डेबिट किया था, 20 kg तो अब उसने वापस कर दिया, तो उसने 20 kg से इसे क्रेडिट करना चाहिए और सी डिपार्टमेंट को 20 से डेबिट करना चाहिए, इसलिए एक कॉपी जाएंगी कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को। उसके बाद में हमने देखा मटेरियल रिटर्न किसी और डिपार्टमेंट को भी काम नहीं है तो हम क्या कर देंगे, स्टोर्स को रिटर्न कर देंगे। स्टोर्स को रिटर्न कर देंगे कैसे करेंगे, क्रेडिट नोट के जरिए। क्रेडिट नोट से क्या होगा, स्टोर्स डिपार्टमेंट उतना क्वांटिटी खुद के स्टॉक में बढ़ा लेगा। ठीक है। कॉस्ट डिपार्टमेंट के पास स्टोर क्रेडिट नोट क्यों जाएंगी, क्योंकि कॉस्ट डिपार्टमेंट को डी को जो डेबिट किया था उसको थोड़ा सा रिवर्स करना है। ठीक है। जितना क्वांटिटी रिटर्न किया उतना क्वांटिटी हमें रिवर्स करना है। तो ये था मटेरियल इशू प्रोसीजर। जो हमने मटेरियल प्रोक्योरमेंट देखा था ना, मटेरियल प्रोक्योरमेंट में ही हमने ये सब चीज़ें देख ली थी तब।